बिहार दरोगा भर्ती का फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू हो गया है, ठीक है? और फॉर्म अच्छे से भरें, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आज वीडियो भी इसी पर बेस्ड है। कौन से रीज़न है व कौन से कारण हैं, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक अब अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि बिहार दरोगा और बीएसएससी की तैयारी है तो बहुत जल्द जीके जीएस का सीरीज भी शुरू होने वाला है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, आपके तैयारी में काफ़ी चार चांद लगा देगा। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। वैसे कौन से 15 रीजन हैं जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत जल्द मेरा सिलेबस से संबंधित वीडियो आने वाला है। जो नया सिलेबस है उसके अनुसार कैसे तैयारी किया जाए, इससे संबंधित वीडियो जब बहुत जल्द आने वाला है। कौन कौन से बुक्स पढ़े, इससे संबंधित भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रियाएं जो है वो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ठीक है? 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 5 नवंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ऐसे में फॉर्म भरने वक्त हमें कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है? सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि आप जब नोटिफिकेशन को काफ़ी बारीकी से पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से 15 रीजन बताया गया है, 15 कारण बताया गया है जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो वो कौन कौन से कारण हैं, 15 रीजन के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, बिहार दरोगा नोटिफिकेशन का 19वां पारा आप जब देखेंगे, 19वें पारे में स्पष्ट रूप से ये चर्चा किया गया है कि उम्मीदवारी किस सिचुएशन में आपकी रद्द की जा सकती है। मतलब आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, अगर फॉर्म भरने वक्त इन सावधानियों को नहीं बरतेंगे तो आपका उम्मीदवारी रद्द किया जा सकता है, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उसमें से सबसे पहला रीजन है कि आवेदन पत्र का प्रथम भाग, मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, लेकिन द्वितीय भाग जो अंतिम रूप से फॉर्म को सबमिट करना है, अगर वो नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी नहीं मानी जाएगी। दूसरा, आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड अगर नहीं किया जाता है तो भी आपकी उम्मीदवारी समाप्त हो सकती है, उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। तो वैसे में आप फॉर्म भरने वक्त यह सावधानी पूर्वक भरे कि आपका हस्ताक्षर और अपलोड हो गया है कि नहीं, आपका फोटो अपलोड हो गया है कि नहीं। तीसरा जो रीजन है उसमें आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना। ऐसे भी आप जब फॉर्म भरेंगे तो डेफिनेट रूप से आपका जो फॉर्म भरने का शुल्क है, ठीक है, उसको अदा करने के बाद ही भरेंगे। अगर आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे तो आपकी ऐसे भी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप भुगतान के पश्चात की राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैक के रूप में भी अगर कर लेंगे तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। आवेदन में अगर किसी तरह की कोई गलत सूचना देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको इस सिचुएशन में भी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। तो आप आवेदन भरने वक्त जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें फिलअप करें, ठीक है, वो अपने सर्टिफिकेट के अनुसार आप एकदम सही सही उसमें भरा जाना चाहिए। आरक्षण कोटि बहुत लोग गलत भर देते हैं। वैसे में आप देख लेंगे कि अगर जिस आरक्षण कैटेगरी में आप आते हैं उसे ही फिलअप करें। और जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो ईडब्ल्यूएस ही भरे, अगर आप ओबीसी ईबीसी में हैं तो भरे। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे भी क्या करते हैं कि वो आरक्षण कैटेगरी का लाभ उठाने के लिए, पीटी का रिजल्ट लाने के लिए वो आरक्षण कैटेगरी की चर्चा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, छठा पॉइंट है कि आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं, उस सिचुएशन में आपका पीटी परीक्षा तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आपका ये गलत पाया जाएगा तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपनी जन्म तिथि ही गलत अंकित कर देते हैं फॉर्म में, तो यह भी ध्यान से भरना है। जेंडर, लिंग भी अंतिम रूप से आप देखेंगे कि सही से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आवेदक की उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न किया जाना। जैसे कोई भी आप अगर उम्मीदवारी की पात्रता पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सपोज कीजिए कि अगर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं लेकिन अंडर एज है, फिर भी वो फॉर्म भर देते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। या आप शैक्षणिक योग्यता जो मांगा जा रहा है वो अगर आपके पास नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। या फिर भारत के नागरिक नहीं है तो आपका उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना। जैसे सक्षम प्राधिकार मतलब क्या होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस कोई सर्टिफिकेट बनवाया, ठीक है, ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया और एनसीएल बनवाया, ठीक है। एनसीएल आपको मालूम होना चाहिए कि एनसीएल जो है वो 1 फिनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड होता है। तो ईबीसी भी आप अच्छे से भरवा लेंगे, मतलब बनवा लेंगे, 1 फिनेंशियल ईयर के लिए ही होता है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी का भी फॉर्म कैटेगरी के लिए भी सर्टिफिकेट आता है। तो अगर इन कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये सभी सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आज फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज से पहले का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। खासकर आप देखेंगे तो एनसीएल, ठीक है, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ये एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, तो डेफिनेट रूप से इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप।
आरक्षित कोटि की विवाहिता महिला अभ्यर्थी जो वुमेन्स हैं, ठीक है, और वुमेन्स हैं, अगर वो आरक्षण कोटि का लाभ उठाते हैं तो पिता के आधार पर ही उनकी जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर से संबंधित प्रमाण पत्र जो है वो पिता के नाम से ही होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये सही माना जाएगा, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से, ठीक है। जाति जो होता है वो आपका जन्म से निर्धारित होता है, तो जन्म से निर्धारित होता है तो पिता के नाम पर ही आपका एनसीएल बनेगा, पिता के नाम पर, महिला के लिए सिर्फ पिता के नाम पर ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, पिता के नाम पर ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, जो भी है महिला से संबंधित, ठीक है। आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं के आरक्षण कोटि न होने का दावा करना, परंतु दस्तावेज जांच के समय, जैसे अगर आप फॉर्म आज फिलअप कर रहे हैं, लेकिन अगर आज आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो आपने जनरल कैटेगरी में भर दिया, ठीक है, लेकिन जब आपका ये फाइनल हो गया, अगर आप फिर फाइनल होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं इस तरह का, तो फिर आपका वो जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आरक्षण कोटि नहीं पाया जाएगा तो आपका उम्मीदवारी रद्द हो जाएगा। ऐसे में आप उस समय भी आरक्षण कोटि का लाभ न उठाएं, आप जनरल में ही सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लें, ठीक है। आवेदक का किसी आपराधिक कांड या गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना भी उम्मीदवारी रद्द होने का कारण हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी भी आपराधिक आप पर कोई कांड चल रहा है, कोई केसेस वगैरह हैं, तो उसका भी अगर आप हैं, उसमें संलिप्तता है आपकी, तो डेफिनेट रूप से आपकी उम्मीदवारी खत्म हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपराधिक कांड या गतिविधि में सम्मिलित होते हैं, ये प्रूफ होने के बाद ही होता है ऐसा, ठीक है। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में किसी तरह के धोखाधड़ी का प्रयास करते हैं तो उनको कदाचार कृत्य में शामिल माना जाएगा। अगर आप देखिए सेटिंग से आप आ जाते हैं, किसी भी तरह के सेटिंग करने का प्रयास करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके आप किसी तरह का कदाचार में अगर आप पकड़े जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आपकी उम्मीदवारी वहीं रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को अगर किसी तरह का कोई प्रलोभन देते हैं या धमकी देते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये 15 रीजन था जिससे आपका उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। तो ये आपको ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो डेफिनेट रूप से आप अच्छे से परीक्षा भी दे पाएंगे, क्योंकि फॉर्म अच्छे से फिलअप होगा तभी आपकी तैयारी का जो है अंदर से इच्छा होगा कि हाँ भाई हम फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो अब तैयारी करनी जरूरी है। तो डेफिनेट रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आप नोटिफिकेशन को भी एक बार और ध्यान से देख लें, और खासकर आप नोटिफिकेशन में कौन कौन से चीज़ों को देखना है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रियाएं बताई गई है, ठीक है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बताया गया है, उससे तो आप डेफिनेट रूप से पढ़ें, ठीक है, ठीक है, आप डेफिनेट रूप से पढ़ें। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बनाकर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से फॉर्म अपना भर पाएँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। बहुत जल्द आपकी तैयारी के लिए वीडियो आने वाली है, तैयारी से संबंधित वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपको अच्छी तरह से नॉलेज देने का, अच्छी तरह से जागरूक करने का, अच्छी तरह से गाइडलाइन देने का, अच्छी तरह से तैयारी कराने का। तो डेफिनेट रूप से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।